हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएनएस का हम लेके चलते हैं। तो हमने बेसिक सारा पढ़ चुके हैं हम इसके रिगार्डिंग कि मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस है। हमने जब कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा सबसे पहले तो हमने उसमें तीन चीजें पढ़ी थी। मेनली एक्टस रीज दोनों का सेम है, कॉजिंग द डेथ। ठीक है, अल्टीमेटली जो विक्टिम है उसकी डेथ कोज की है अक्यूज ने। लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो है मेंसरिया का। जब हम कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे तीन तरह की मेंसरिया: इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एंड नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, तो ये तीन तरह की मेंसरिया हमने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी कल्पेबल होमिसाइड की तीन एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पढ़े। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो मदर के वोम में है, वो किस हद तक अगर बोर्न हो चुका है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। और अगर वो बोर्न आउट नहीं हुआ है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना शुरू कर दिया, नहीं कर दिया, ये मेटेरियल है। लेकिन अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर आ गया है, मतलब मदर की वुम्ब से बाहर आ गया है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होगा, अदरवाइज वो मिसकैरेज रहेगा। या फिर कोई भी ऐसा एक्सक्यूज कि अगर मान लो जिस इंजरी से सामने वाले पर्सन की डेथ हुई है, अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता तो उसको बचाया जा सकता था। इस तरह की तीन एक्सप्लेनेशन हमने कल्पेबल होमिसाइड के साथ में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा मर्डर। तो मर्डर की जो ओपनिंग लाइन है वो है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हुएवर कॉजेज डेथ, ये वो सारा कुछ, मतलब सिंपल जो लैंग्वेज है वही है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो जो सेक्शन की है वो खुद की डिमांड ही ये है कि सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जिस एक्ट को हम मर्डर में लाना चाहते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड था। पहले हम कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे, उसके बाद उसकी अगर डिग्री यानी कि मेंसरिया, जो तीन तरह की मेंसरिया कल्पेबल होमिसाइड में दे रखी हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर वर्सेस गोविंदा का केस मैंने बताया कि लॉर्ड मलवी जस्टिस ने क्या बताया हुआ है कि हमने अकेले कल्पेबल होमिसाइड या अकेले मर्डर को नहीं पढ़ते, हम दोनों का कंपैरिजन साथ में लेके चलते हैं जब हम कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर पे प्रोसीड करते हैं। तो अगर मर्डर में चार तरह की मेंसरिया हमने पढ़ी थी। अगर मान लो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ वाली मेंसरिया है, जो फर्स्ट पार्ट था कल्पेबल होमिसाइड की मेंसरिया का, अगर वो है तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होके किस में चला जाएगा, मर्डर में चला जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट मर्डर में ही डाल देते, फिर कल्पेबल होमिसाइड में रखने की क्या जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि सेक्शन की लैंग्वेज ये है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो पहले हमने कल्पेबल होमिसाइड तो प्रूव करना ही है, फिर उसको मर्डर में लेके आते हैं। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि वहां पे तो क्या था कि कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे मर्डर के सेकंड और थर्ड मेंसरिया के साथ, दोनों के साथ हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड में क्या है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी डिजीज से, किसी डिफॉर्मिटी से डील कर रहा है और आपको उस चीज की नॉलेज है कि इसको अगर इस पार्ट पे हिट किया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। हो सकता है कि एक जनरल पर्सन के लिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वो वाला जो हिट है वो एक नॉर्मल हिट होता है, या तो उससे हर्ट या ग्रेवियस हर्ट होने वाला था, लेकिन आपको उसकी पेक्यूलियर सर्कमस्टांस पता है विक्टिम की, और फिर आप उसकी ये पेक्यूलियर सर्कमस्टांस जानते हुए उसकी डेथ कॉज करने के लिए वो वाली बॉडीली इंजरी पहुंचाते हो जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर थर्ड, अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन सामने नहीं दिखती लेकिन बॉडीली इंजरी से ही डेथ हुई है, तो हम सेकंड पार्ट को फिर पढ़ेंगे मर्डर के थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें क्या है कि कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, वहां पे था लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे है सफिशिएंट टू कॉज डेथ, दोनों में प्रोबेबिलिटी का फर्क है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा डॉक्टर, डिसाइड करेगा एक्सपर्ट, डिसाइड करेगा कि कौन सी इंजरी को हम लाइकली टू कॉज डेथ मानेंगे और कौन सी इंजरी को सफिशिएंट टू कॉज डेथ कहेंगे। और थर्ड में वहां पे था कि जिस जिस एक्ट से विक्टिम की डेथ हुई है, दैट वाज डन विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली टू, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जब हम इसको फोर्थ पार्ट ऑफ मर्डर के साथ पढ़ते हैं तो वहां पे है कि आपको नॉलेज थी कि द एक्ट इज इन ऑल सर्कमस्टांसेस सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटेंशन से थोड़ा सा कम रह जाती है, लेकिन लाइकली टू से बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करते हैं,
फिर अगर मेंसरिया एग्रीवेट हो जाती है तो ये मर्डर बन जाता है। और फिर अगर मर्डर से डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी हम पढ़ते हैं, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। अगर इनमें से कोई एक्सेप्शंस लग जाते हैं तो देखो, दो तरह के एक्सेप्शंस हैं। एक तो इसमें लिखा हुआ एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब है जो मर्डर की डेफिनेशन में ही जो आगे के एक्सेप्शन दिए हुए हैं उनको छोड़ दो तो ये चीज मर्डर है। अगर हम एक्सेप्शन में जाएंगे तो जो चीज मर्डर थी वो वापस किस पे आ जाएगी? कल्पेबल होमिसाइड पे। पहले वो क्या थी? कल्पेबल होमिसाइड थी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो जहां पे भी डेथ कोज हुई है हम कल्पेबल होमिसाइड देखते हैं। अगर कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं बन रहा तो ठीक है, वो किसी और सेक्शन में हम डील करेंगे जिस तरह की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्पेबिलिटी बनेगी। अगर कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन फिर उसको कहां पे लेके जाएगा? मर्डर में लेके जाएगा, या कोशिश करेगा ले जाने की। अब हो सकता है कि मर्डर वाली मेंसरिया प्रूव हो जाए, क्योंकि मर्डर की मेंसरिया क्या है? डार्कर मेंसरिया है एज कंपेयर टू कल्पेबल होमिसाइड की मेंसरिया। ठीक है, तो हो सकता है कि वो मर्डर की डेफिनेशन में चला जाए, मर्डर की मेंसरिया में चला जाए, और ये भी हो सकता है कि वो मेंसरिया मर्डर वाली प्रूव ना हो लेकिन कल्पेबल होमिसाइड की ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो ठीक है, उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है, मर्डर में वो फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर मेंसरिया मर्डर में चली जाती है तो प्रोसिक्यूशन क्या एस्टेब्लिश कर देगा कि द अक्यूज्ड हैज डन द मर्डर ऑफ विक्टिम। ठीक है, उसके बाद अब जो बर्डन है, जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, वो शिफ्ट कर जाएगा किस पे? डिफेंस पे, अक्यूज्ड पे। ठीक है, ये हम बीएसए में भी पढ़ेंगे। क्यों? अब वो चाह रहा है बेनिफिट लेना, किस चीज का? या तो वो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मांग सकता है जिसमें प्राइवेट डिफेंस भी इंक्लूडेड है। उसमें क्या होगा? अगर वो कोई भी जनरल एक्सेप्शन की एप्लीकेबिलिटी दिखा देता है डिफेंस, ठीक है, और कंप्लीटली अगर कोई एप्लीकेबिलिटी हो जाती है तो वहां पे जो कल्पेबिलिटी है, वहां पे जो लायबिलिटी है वो अक्यूज्ड की जीरो हो जाएगी, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन क्या करते हैं? टोटली रिलीव कर देते हैं लायबिलिटी से। ठीक, और ऐसा हो सकता है कि जनरल एक्सेप्शंस में से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर डिफेंस के पास एक और ऑप्शन क्या बचता है कि वो मर्डर के साथ में 5 एक्सेप्शन अटैच्ड है, उनमें से कोई एक एक्सेप्शन प्रूव कर दे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो लायबिलिटी है वो जीरो तो नहीं होगी, लेकिन मर्डर से वापस किस पे आ जाएगी? कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, ये हम पढ़ चुके हैं। मर्डर के हमने 5 एक्सेप्शन पढ़े थे। फर्स्ट था आपका सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वाला, जिसमें उसके एक्सेप्शंस भी दिए हुए थे। सेकंड हमने पढ़ा था एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो था, चाहे वो पर्सन के रिगार्डिंग है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, लेकिन आपके पास इस एक्सटेंट तक का प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं था कि आप डेथ खोज कर दें, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का राइट था। आपने डिफेंस के राइट को एक्सीड किया, जितना राइट आपके पास था, एनी अदर हार्म देन डेथ। ठीक है, लेकिन आपने डेथ कोज कर दी, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी कंप्लीट लायबिलिटी है, लेकिन मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड पे आप आ जाएंगे, भले ही आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को ही एक्सीड किया है। डेथ कोज हुई है, आपके पास राइट था नहीं डेथ तक कोज करने का, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस उस एक्सटेंट का था ही नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, थर्ड फिर क्या था? थर्ड था जहां पे फोर्थ पहले दिमाग से स्किप हो रहा है, थर्ड वाला हीट ऑफ पैशन। कि कई बार क्या होता है कि सडन फाइट है या कोई इस तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस केस में अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की डेथ कोज कर देता है। हाँ, थर्ड भी मुझे याद आया, थर्ड है एक्सीडिंग द राइट बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो हीट ऑफ पैशन हमने पढ़ लिया। थर्ड में क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसके पास राइट तो था और वो खुद को ऐसे समझ भी रहा है कि मेरे पास ये पावर भी है, और उस पावर को एक्सरसाइज करके जो उसके पास थी नहीं, वो किसी का मर्डर कोज कर देता है, डेथ कोज कर देता है, तो वो आपका थर्ड एक्सेप्शन में चलाया जाएगा। और फिफ्थ है जब सामने वाला अबव 18 है बाय एज, और फिर वो कंसेंट देता है खुद की डेथ की। ठीक है, उस केस में भी क्या हो सकता है? मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मर्डर के 5 एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो गए तो वापस किस पे आ जाता है? कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाता है। ठीक है, यहां तक हम ऑलरेडी सेक्शन 101 तक कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 102 पे। सेक्शन 102 को आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ मेलाइस। ठीक है, या ट्रांसग्रेशन ऑफ मेलाइस। ये क्या कहता है? मेलाइस का मतलब क्या है? मालाफाइड इंटेंशन, मेंस रे आर रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑफेंस। ये ट्रांसफर ऑफ मेलाइस क्या कहता है? हालांकि यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया सेक्शन 102 में रिगार्डिंग मर्डर, रिगार्डिंग कल्पेबल होमिसाइड, ये स्पेसिफिकली दे दिया, मेंशन कर दिया। बाकी जितने भी ऑफेंसेस हम बीएनएस में पढ़ रहे हैं उन सब में ट्रांसफर ऑफ मेलाइस का कंसेप्ट लगता है। नॉट बिकॉज
कि बीएनएस में दिया हुआ है, बट ये इंग्लिश लॉ से हमने बोरो किया हुआ है, या फिर ये कहते हैं कि उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आईपीसी अब तक जिससे हम गवर्न हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल का ही एक इम्पैक्ट था, उन्हीं की आउटकम थी। तो बहुत सारी चीजें हम इंग्लिश लॉ के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, और उसी में एक क्या था, ट्रांसफर ऑफ मेलाइस with respect to other offenses than murder and culpable homicide, क्योंकि मर्डर और culpable homicide के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली सेक्शन 102 में दे दिया गया है, और इससे पहले आईपीसी में भी सेक्शन 303 इसी चीज से डील करता था। अब ट्रांसफर ऑफ मेलाइस का क्या मतलब है, एक लेमन की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मान लो आप किसी एक को ग्रीवियस हर्ट कोज करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसके सिर में मारना चाहा। अब बाई चांस क्या हुआ कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो साइड में हट जाता है और उससे पीछे वाले पर्सन को सिर में वो पत्थर लग गया, ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि मेरा जो सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट मैटर था, जिसको मैं हर्ट करना चाह रहा था, जिसको मैं ग्रीवियस हर्ट कोज करना चाह रहा था, उसको तो लगा ही नहीं, ठीक है। अब मेरा जो एक्टस रियस था वो था विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, और जो मेंस रिया था वो था विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि एक्टस रियस और मेंस रिया का कंप्लीट कोइंसिडेंस हुआ या ओवरलैपिंग हुई। तो क्या ऐसा कह के वो अक्यूज्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है? ये जो कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ मेलाइस का, ये कहता है कि नहीं, आपकी जो मालाफाइड इंटेंशन थी उसका हालांकि सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफर हो गया, आपकी मेलाइस थी विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन उस मेलिस का नुकसान किसको हुआ है, बी को हुआ है। क्यों हुआ है? किसी भी रीजन की वजह से हुआ, आप ए पे टारगेटेड थे, अब वो ए एकदम से बैठ गया, ए एकदम से आगे बढ़ गया, या फिर आपका निशाना मिस हो गया, किसी भी तरीके से आप ए को नुकसान ना पहुंचा के सेम नुकसान आपने बी को पहुंचा दिया, सेम नुकसान, ठीक है। अगर मान लो आपने पत्थर फेंका ए पे, अब बी को भी वो लगा नहीं है, लेकिन बी एकदम से डर गया है, ठीक है, आप क्रिमिनल फोर्स यूज करना उसको कह सकते हो। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बी को लगा नहीं है, सिर्फ मेंसरिया थी, एक्टस रियस तो किसी पे भी नहीं हुआ, ना ए पे हुआ ना बी पे हुआ जो मेंसरिया थी। आप ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल फोर्स, यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स के लिए उसको लायबल ठहरा सकते हो, लेकिन उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए जब तक लायबल नहीं ठहरा सकते जब तक किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर को ग्रीवियस हर्ट ना हुआ, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस क्या कहता है, इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली, या तो उसकी इंटेंशन है या उसको नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, टू कोज डेथ, डेथ कोज करने की, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, और वो कल्पेबल होमिसाइड कर देता है बाय कोजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन। एक कोई पर्सन है जो अक्यूज्ड है, वो कुछ ऐसा करता है विद इंटेंशन या विद नॉलेज, दो ही मेंशन हमने कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में पढ़ी है, या इंटेंशन या फिर नॉलेज। तो वो उस इंटेंशन या नॉलेज के साथ कोई एक्ट करता है और जिससे कल्पेबल होमिसाइड कोज कर देता है, किसका, किसी पर्सन का। मेंसरिया थी क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज कोई ना कोई एक रिक्वायर्ड है, प्लस डेथ भी हुई है, एक्टस रियस भी हुआ है, हुई किसकी है, एनी पर्सन, वो पर्सन कौन है, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to be caused, जिसकी डेथ की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना उसको नॉलेज थी कि इस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है तुम्हारे एक्ट से। The culpable homicide committed by offender is of description of which it would have been if he had caused the death of person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। किसी एक पर्सन की जिसकी डेथ उसने इंटेंड की थी, या जिसकी डेथ की उसको नॉलेज थी, उसकी डेथ की उसकी इंटेंशन थी या नॉलेज थी, अगर उस पर्सन की डेथ होती तो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगता, उसी तरह से इस पर्सन की डेथ होगी, ठीक है। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय ऑफेंडर इज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन, ये ठीक है, इसकी हो जाती तो वो कल्पेबल होमिसाइड के उसी डिस्क्रिप्शन में जाता जो अब जा रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया है। तो ये जो पर्सन है ये ऐसे ही लायबल होगा जैसे इसने इस पर्सन की डेथ कोज की है, उसी तरह से उस पे कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के चार्ज लग जाएंगे। समझ में आ गई? ए ने क्या किया, ए ने बी को शूट करना चाहा, अब बी को दिखा कि सामने से उसने पिस्टल ऐसे जैसे उसने ब्रांडिश किया, उसको समझ आ गया और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। अब बी के जस्ट पीछे सी खड़ा था, ठीक है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम हाइट थी, उसके भी हेड में लगी है, और अगर ए बी को लगती तो भी हेड में ही लगनी थी, या फिर किसी भी वाइटल पार्ट पे लगनी थी, नेक पे लगनी थी, चेस्ट पे लगनी थी।
यानी क्लियर था कि इंटेंशन थी किसकी, टू कॉज डेथ, या फिर एटलीस्ट नॉलेज तो थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, जैसे ही वो गोली चलाई, पीछे कौन था, सी था, वो गोली बी एकदम से डक्स डाउन कर जाता है, और वो गोली किसको लगती है, सी को लगती है, और सी की डेथ हो जाती है। तो अब अगर हम देखें तो जो एक्टस रियस है वो किसके विद रिस्पेक्ट हुआ है, सी के, लेकिन जो मेंसिया थी ए की वो किसके विद रिस्पेक्ट थी, ए के, सॉरी बी के। ठीक है, अब ए मारना चाह रहा था बी को, लेकिन डेथ हुई है सी की। जो मेंसरिया उसकी बी के रिगार्डिंग थी, वही सेम मेंसरिया हम इंप्यूट करेंगे सी वाले एक्शन पे। सी की डेथ हुई है, मेंसरिया उसकी इंटेंशन या नॉलेज थी, क्योंकि उसने वाइटल पार्ट पे शूट करने की कोशिश की है, तो उसको एटलीस्ट नॉलेज तो है ही कि अगर आप चेस्ट पे शूट करते हो, आप हेड पे शूट करते हो, आप नेक पे शूट करते हो, सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जो ए है, ये सी के मर्डर के लिए भी उसी तरह से लायबल होगा, जैसे अगर बी की डेथ हो जाती तो वो लायबल होता, क्योंकि सेम ही डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हाँ एक केस हो सकता है कि मान लो ए ने बी को शूट किया, अब बी है इतना लंबा, कोई बड़ा सा आदमी है, अब ये चाह रहा है बी की पैर पे शूट करना, इसको नहीं पता कि बी के पीछे एक छोटा बच्चा सी भी खड़ा है। ठीक है, अब वो होता क्या है कि जो वो बी के पैर पे शूट करना चाह रहा था, बी मिस कर जाता है, आगे निकल जाता है, और वो सी के सिर में लग जाती है। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिफेंस सीख कर सकता है कि मेरी जो इंटेंशन थी वो डेथ कोज करने की थी नहीं, मेरी इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कोज करने की थी, तो उस केस में उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि जो आपकी जो इनिशियल इंटेंशन है, इनिशियल नॉलेज है, वही इंप्यूट की जाएगी। अगर इसकी इनिशियल इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कोज करने की थी, तो भले ही सी का मर्डर हो गया, हम जबरदस्ती की मेंसरे इंपोज नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस नहीं है, तो वो सी के मर्डर के लिए भी लाइबल नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसको कोई आइडिया था ही नहीं इस चीज का कि इसके पीछे सी भी है। हाँ, उसकी स्टार्टिंग की इंटेंशन या नॉलेज किस चीज के रिगार्डिंग की थी, ग्रीवियस हर्ट की जरूर थी, तो वो वाली पनिशमेंट इसको दी जा सकती है। ये है आपका ट्रांसफर ऑफ मैलिस। क्लियर है? एक इसी से मिलता जुलता मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की रिगार्डिंग सपोज सर्कमस्टांसेस का डॉक्ट्रिन भी हम पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सपोज सर्कमस्टांसेस। ये क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सपोज सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि कई बार अक्यूज्ड किसी चीज को इस तरह से परसीव कर लेता है जिस तरह से वो एक्चुअल में थी ही नहीं, और उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांस वो सपोज करके कोई फर्दर एक्शन ले लेता है, और जिसकी वजह से कुछ और एग्रेवेटेड चीज उसके साथ हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में उसने कोई एक्ट किया और उस एक्ट का रिजल्ट कुछ और था, बट उसने कुछ और सर्कमस्टांसेस सपोज कर लिए जो उसके रीजनेबल भी थे कि वो ऐसा सपोज करेगा, एक रीजनेबल पर्सन भी ऐसा सपोज कर सकता था, और उसके बाद वो कोई एक्ट करता है जो एक्ट उसके और ज्यादा अगेंस्ट चला जाता है, तो उस केस में जो अक्यूज्ड है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। एक कोई पर्सन है, उसने किसी लेडी को थप्पड़ मारा या मुक्का मारा, और वो मुक्का उसने कमर में मारा या फिर आप ये कहिए कि हेड पे मारा, और वो लेडी एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है, अनकॉन्शियस होके वो गिर जाती है। अब वो पर्सन एकदम से घबरा गया कि क्या हो गया है, अब उसने उसको टटोला थोड़ा, तो उसको लगा कि इसकी तो डेथ हो गई है, और हो सकता है कि वो उसका सोचना रीजनेबल भी हो क्योंकि सिचुएशन इस तरह की हो गई हो। अब उस पर्सन ने क्या किया, उसको लगा कि ये डेड है, अब वो डरा हुआ एविडेंसेस को मिसलीड करने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए उस लेडी को उठाता है, उसको एक रस्सी से बांधता है और पंखे से हैंग कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एविडेंसेस को फैब्रिकेट करके खुद को बचाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है जो भी है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उस लेडी की जो डेथ है वो उस फिस्ट ब्लो से ना होके हैंगिंग से हुई है। अब उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसाइड करें। तो सबसे पहली बात हमें देखनी है मेंसरिया, एक्टस रियस क्लियर है, डेथ कोज हुई है। ठीक है, फिस्ट ब्लो से ना होके हैंगिंग से हुई है, करने वाला कौन है, सेम ही पर्सन है, अक्यूज्ड ही है, ऑफेंडर ही है। लेकिन जो सेकंड चीज है वो है मेंसरिया, क्या उस पर्सन की डेथ कोज करने की मेंसरिया थी? नहीं, उस पर्सन की जो इनिशियल मेंसरिया थी वो ग्रीवियस हर्ट कोज करने की, मैक्सिमम हम उस पे इंप्यूट कर सकते हैं।
अगर कोई किसी के सिर में मुक्का मार रहा है, अनलेस एंड अनटिल उस लेडी के साथ कोई पेक्यूलियर सर्कमस्टांस हो जिसकी उस पर्सन को नॉलेज हो, वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। लेकिन उसने बाद में जो सर्कमस्टांस पोज किया कि इसकी डेथ हो चुकी है, और वो क्या करना चाह रहा है, एविडेंसेस को फैब्रिकेट करना चाह रहा है। सेकंड जो उसके मेंसरिया हैंगिंग के टाइम पे फ्रेम होती है, वो डेथ कोज करने की नहीं है, वो जस्ट फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस की है, और वो उसने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उस पे जो चार्ज लग सकता है वो ग्रेवियस हर्ट का लग सकता है, वो फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस का लग सकता है, उस पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैंने उसको डेड डिस्पोज किया और उसी पोजीशन के चक्कर में मैंने उसको हैंग कर दिया। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से मान लो किसी ने किसी को ग्रेवियस हर्ट कोज किया, स्टैबिंग की एब्डोमेन में, एब्डोमेन में स्टैबिंग की। एब्डोमेन इज द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो एब्डोमेन में स्टैबिंग हुई, उसके बाद वो इंसान अनकॉन्शियस हो गया, जो विक्टिम। अक्यूज्ड को लगा कि इसकी डेथ हो गई है, वही सेम सिचुएशन, वो फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस चाह रहा है। उसने उस पर्सन को उठाया और रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। अब रेलवे ट्रैक पे उसकी डेथ होगी कि रेल उसके ऊपर से गुजरी है, जो भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि जो एब्डोमेन में स्टैबिंग हुई थी उससे उसकी डेथ नहीं हुई, डेथ हुई है बाद में। अब ये पर्सन डिफेंस चाह रहा है किस चीज का, कि डेथ का जो अल्टीमेट जो कोजा कोजेंस क्या है, डेथ है, कोजा कोजेंस जो है वो सपोज सर्कमस्टांसेस के तहत हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मेंसरिया कौन सी उठानी है, जो इनिशियल स्टेज की मेंसरिया थी। अब इनिशियल स्टेज पे किसी के एब्डोमेन में स्टैब करना किस चीज के मेंसरिया है, द बॉडी causing such bodily injury which is sufficient to cause death। तो अगर हम स्टार्टिंग का देखें, इनिशियल पोजीशन भी अगर हम देखें, तो वहां पे भी जो मेंसरिया थी वो किस चीज की थी, वहां पे भी मेंसरिया मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड की थी। तो भले ही ये सुपोज सर्कमस्टांस है, उस पे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, साथ में फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस का भी लगेगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में फर्क समझ आ गया ना। पहले में जो इनिशियल मेंसरिया थी वो सिर्फ हर्ट या ग्रेवियस हर्ट कोज करने की थी, सेकंड में इनिशियल मेंसरिया भी मर्डर कोज करने की थी। समझ में आ गया, क्लियर है। ये होता है थ्योरी ऑफ सपोज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 103, दैट इज पनिशमेंट फॉर मर्डर। ये क्या कहता है, अगर किसी पर्सन ने दूसरे का मर्डर कोज किया तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता है कि ही शैल बी लायबल फॉर डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, यहां कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सेक्शन 103 का क्लोज वन। सेकंड क्या कहता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, ये नया एडिशन है बीएनएस का, ये आईपीसी में नहीं मिलता था। ठीक है, क्या कहता है कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक्टिंग इन कंसर्ट, एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब क्या है, शेयरिंग द कॉमन इंटेंशन, फ्रेमिंग द कॉमन इंटेंशन, डिजायर टू डू समथिंग टुगेदर। ठीक है, वो कंसर्ट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंसेंसस में काम कर रहे हैं, कमिट्स मर्डर, मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो वो भी लग सकता है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी सेक्शन 3 क्लोज 5, 5 और मोर पर्सन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लग सकता, सब कुछ लग सकता है। लेकिन आगे पढ़िए, जो मर्डर उन्होंने कमिट किया है वो किस ग्राउंड पे किया है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सच ग्राउंड। एक टाइप से आप समझिए कि मॉब लिंचिंग जिसको आप कहते हो ना, वैसा वैसा चीज है। किसी को किसी पर्सनल बिलीफ की वजह से 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होके उसका मर्डर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, सिर्फ इस वजह से कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हैं, उस केस में 5 या 5 से ज्यादा लोग, एक मॉब टाइप उनकी फ्रेम हो जाती है, और वो किसी का मतलब इनमें से किसी भी एक ग्राउंड पे अगर मर्डर कोज कर देते हैं, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो क्या रहेगी, हर एक मेंबर, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, ऐसा नहीं है जैसे हमने सेक्शन 3 क्लोज 5 में पढ़ा था, सेम सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि जो अल्टीमेट जो एक्ट हुआ जिससे डेथ हुई है वो पांचों ने मिलके किया हो, या जो भी 10 आदमी थे, 15 आदमी थे, सबने मिलके किया हो, किसी एक के एक्ट से डेथ कोज हुई है।
लेकिन कंसल्ट में सब लोग थे, तो हर एक मेंबर जो भी कंसल्टिंग में था उस ग्रुप का, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। वही थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। एक की वजह से, जस्ट बिकॉज दे शेयर द कॉमन इंटेंशन, जस्ट बिकॉज दे वर कंसल्टिंग टुगेदर, उनको क्या मिलेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी मर्डर के लिए। लेकिन ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए। पहली चीज, डेथ हुई है, 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, और जो डेथ मर्डर जो कोज किया गया है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोज किया गया है। तो उस केस में जो सजा है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। क्लियर है? इसके बाद आता है सेक्शन 104, पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। यहां पे हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन था वो था सेक्शन 303, और ट्रांसफर ऑफ मैलिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन था वो था सेक्शन 301। शायद मैंने 303 बोल दिया था बाय मिस्टेक। ये क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। जब आईपीसी इनेक्ट हुआ तो उसमें ये सेक्शन था 303। ये क्या कहता था कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी लाइफ कन्विक्ट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की वजह से वो ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड है, पैरोल पे है, किसी भी तरीके से बाहर आया हुआ है किसी भी कंसेशन की वजह से, और वो मर्डर कोज कर देता है, हो सकता है जेल इनमेट का कर दे, या फिर बाहर है पैरोल वगैरह पे है तो बाहर कर दे, मर्डर कोज कर देता है, तो ही शैल बी लायबल फॉर डेथ पेनल्टी। सिर्फ एक ही सजा थी, मैंडेटरी सजा थी कि डेथ पेनल्टी मिलेगी। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि जब वो लाइफ कन्विक्ट है तो वो मर्डर के केस में ही हो, नहीं, किसी भी वजह से अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट से को सर्व कर रहा है और उस टाइम पे अगर वो कोई मर्डर कोज कर देता है तो एक ही पनिशमेंट थी कि डेथ पनिशमेंट। फिर आता है एक लैंडमार्क केस, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इनका वोलेशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कोई डिस्क्रिशन तो थी ही नहीं जुडिशरी के पास, ना कोई सर्कमस्टांसेस किसी तरह की कंसिडर करी जा रही थी। ठीक है, अब हो सकता है किसी इकोनॉमिक ऑफेंस की वजह से, जरूरी तो नहीं है कि वो मर्डर या फिर ऐसा कहें कि आप मतलब हार्डन्ड क्रिमिनल ही है, हो सकता है किसी इकोनॉमिक ऑफेंस में वो लाइफ कन्विक्ट हो और उसने पहली बार मर्डर किया हो, तो जो बाकी सर्कमस्टांसेस एक ऑर्डिनरी लेमैन पे लागू होते हैं वो उस पर भी तो होनी चाहिए एज विद रेस्पेक्ट टू मर्डर। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को कंसिडर करके मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक लैंडमार्क केस है, उसमें सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अब बीएनएस में इसको फिर से रिवाइव किया गया है मॉडिफिकेशन के साथ। अब ये क्या कहता है, whoever being under sentence of life imprisonment, सेम सिचुएशन, commits मर्डर कमिट कर देता है, तो पनिशमेंट क्या रहेगी, या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अब की बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या रहेगा, रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, जितने भी उसकी नेचुरल लाइफ है। क्योंकि जब हम सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, जो हमने डेथ के केस में, मर्डर के केस में पढ़ी है, वहां पे हो सकता है कि कोर्ट कोई फिक्स टर्म दे दे, उसको अर्ली रिलीज भी मिल सकता है। लेकिन जहां पे लिख दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ कहां पे होगी, विद इन बार्स होगी। ठीक है, प्लस फाइन। तो यहां अगर हम देखें सेक्शन 104 को, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डिस्क्रेशन कहीं ना कहीं जुडिशरी के पास है, सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करके पनिशमेंट को मिटिगेट किया जा सकता है। लेकिन जहां पे सिर्फ लिखा था शेल बी लायबल फॉर डेथ, वहां पे कोई मिटिगेशन का चांस था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 105, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सिंपल कल्पेबल होमिसाइड तो हम पढ़ते ही नहीं, हम दो ही चीज पढ़ते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड जैसे ही कंप्लीट होगा, हम जस्ट इसके बाद कहां पे जाएंगे, मर्डर में चेक करेंगे। अगर वो मर्डर, जब एक बार मर्डर चेक हो गया तो इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, वो चेक तो हो ही गया ना। और अगर मर्डर से वापस डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होके एक्सेप्शन अप्लाई होके कल्पेबल होमिसाइड आता है, तो भी हम कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो हमने कल्पेबल होमिसाइड में तीन तरह की मेंसरिया पढ़ी। पहला, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर इन दो मेंसरिया में से कोई भी एक अगर लागू है तो पनिशमेंट क्या है, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल।
प्लस फाइन। अब आप कहेंगे कि अगर इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ है, ये तो मर्डर में चला ही ना गया, तो वहां तो पनिशमेंट डेथ ही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर में जाने के बाद एक्सेप्शन अप्लाई होकर कल्पेबल होमिसाइड में आया हो। मर्डर तो था, लेकिन पता लगा कि वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में था, पता लगा कि वो एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, पता लगा कि एक्सीडिंग द पावर बाय पब्लिक सर्वेंट था। ठीक है, तो उस केस में डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 5 साल है और मैक्सिमम 10 साल है प्लस फाइन। और अगर थर्ड मेंसरिया है, एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कोज डेथ, लेकिन इंटेंशन नहीं है उसकी डेथ कोज करने की, इंटेंशन नहीं है कोई इस तरह की बॉडीली इंजरी कोज करने की विच इज लाइकली टू कोज डेथ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ी। थर्ड पार्ट का अगर मेंसरिया है तो वहां पे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट तो 10 साल ही है, लेकिन मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, वो 2 साल भी दी जा सकती है सर्कमस्टांसेस अलाउ, अगर जस्टिफाइड है वो 3 भी दी जा सकती है, लेकिन पहले और दूसरे केस में मिनिमम 5 साल है, यहाँ पे मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, मैक्सिमम दोनों के सेम है, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 102 से 105 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।